वर्ग 10 के उर्दू पढ़ने वाले बच्चे जो हिंदी देंगे क्लास 8 का, उसको राष्ट्रभाषा हिंदी भी वो कहते हैं, उसका एक प्रारूप देखते हैं। इसमें भी खंड अ और खंड ब दो तरह के होंगे। खंड अ में 100 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 50 क्वेश्चन का आंसर OMR शीट पर दिया जाएगा। जो सही आंसर होगा 4 विकल्पों में से सही विकल्प को रंगेंगे OMR शीट में। खंड ब में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न। पहला दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होंगे। अब एक गद्यांश दिया हुआ है। राजा रवि वर्मा को बचपन से ही प्रकृति से प्यार था। उनको सूर्योदय देखना बहुत भाता था। वे कभी कभी सूर्योदय और सूर्यास्त की तुलना करते हुए कहते थे कि कितना अंतर है दोनों में। प्रकृति प्रदत्त इस प्रक्रिया से वे आश्चर्यचकित होते थे। रात होती तो आकाश के मैदान में तारों की टोलियां आ धमकती थी। रवि वर्मा इन तारों को घंटों निहारा करते थे। वे फूलों से, वनस्पतियों से तरह तरह के रंग बनाते थे। वे तरह तरह के रंगों की मिट्टियाँ भी एकत्र करके तरह तरह के रंग बनाते थे। वे तरह तरह के रंगों की मिट्टियाँ की भी एकत्र करवाते थे, फिर बड़ी मनोयोग से रंग बनाते थे। अब प्रश्न है, राजा रवि वर्मा को किस चीज़ से प्यार था? उत्तर, राजा रवि वर्मा को प्रकृति से प्यार था। दूसरा क्वेश्चन, रवि वर्मा को क्या देखना अच्छा लगता था? उत्तर, रवि वर्मा को सूर्योदय देखना अच्छा लगता था। अगला प्रश्न, रात होने पर आकाश में किसकी टोलियां आ धमकती? उत्तर, रात होने पर आकाश में तारों की टोलियां आ धमकती थी। अगला क्वेश्चन, रवि वर्मा किन चीज़ों से रंग बनाया करते थे? उत्तर, रवि वर्मा फूलों से, वनस्पतियों से रंग बनाया करते थे। अगला क्वेश्चन, रवि वर्मा किसे घंटों निहारा करते थे? उत्तर, रवि वर्मा आकाश के तारों को घंटों निहारा करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में भी गद्यांश है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी गद्यांश है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी अ ब दूगो है, उसके बाद अथवा भी है, और 2 में भी उसी तरह का है। एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। जो इसमें 5 गुणे 2 10 नंबर का ये एक गद्यांश। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 नंबर का गद्यांश है। इसको देखते हैं कैसे गद्यांश है। लिखा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 5 गुणे 10 नंबर का हो गया। पाँच गुणे 10 नंबर का हो गया। अब जरा पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एक गद्यांश दी गई है, इस गद्यांश को देखते हैं। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था। इनका चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र राणा भोजराज से विवाह हुआ था। विवाह के 7 वर्षों के बाद भोजराज का निधन भी हो गया। प्रथानुसार सती होने के विपरीत उन्होंने धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों से ग्रसित उस मध्यकालीन समाज में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की उन्मत्त घोषणा कर मानव विद्रोह प्रकट कर दिया। मीरा नारी थी, राजकुल की भी थी, और विवाह के 7 वर्षों बाद ही युवावस्था में विधवा हो चुकी थी। रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को अपना वास्तविक पति बताया।
भक्त कवित्री के रूप में, भक्त कवित्री के रूप में, भक्त कवित्री के रूप में उनकी कृति देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर चुकी है। मधुर भाव की उत्कट प्रेमानुभूति मीरा के व्यक्तित्व और काव्य में उमड़ते हुए ऐसे प्रवाह के रूप में दिखाई पड़ती है जो अपने वेग और धारा में धर्म, जाति, कुल आदि की युगों से जमी हुई मर्यादा को बहा देती है। ये एक गद्यांश से और गद्यांश से सम्मिलित या गद्यांश से आधारित प्रश्न देखते हैं। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? उत्तर, मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था। अगला, मीराबाई का विवाह कहाँ और किससे हुआ था? उत्तर, मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र राणा भोजराज से हुआ था। शादी के कितने वर्षों बाद मीरा के पति का निधन हो गया? उत्तर, शादी के 7 वर्षों के बाद मीरा के पति का निधन हो गया। प्रश्न, मीरा ने किसे अपना वास्तविक पति बताया? उत्तर, मीरा ने श्री कृष्ण को अपना वास्तविक पति बताया। मीरा की उत्कट प्रेमानुभूति किस मर्यादा का उल्लंघन करती है? उत्तर, मीरा की उत्कट प्रेमानुभूति धर्म, जाति, कुल आदि की युगों से जमी हुई मर्यादा का उल्लंघन करती है। ये भी 10 नंबर का हो गया। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। 10 नंबर का है और इसमें भूमिका वगैरह दी गई है। तो 5 गो है, उसमें से एगो का लिखना होगा। तो हमने ईद को चूज़ किया। इसकी भूमिका, प्रथा, विशेषता और असंहार लिखना है। तो भूमिका को मैंने इस तरह स्पष्ट किया, ई आ द, ईद। तो ई का हो गया तात्पर्य ईश्वरीय, द का तात्पर्य हो गया दया। तो ईश्वरीय दया प्राप्ति दिवस जो आनंदमय होता है उसे ईद कहते हैं। अब भूमिका में कुछ और बातें भी मैंने कही है, इसको ध्यान देंगे। ईद मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। चूँकि मानव जीवन निरंतर एक समान व्यतीत हो तो घबराहट होने लगती है। इस उत्कटाहट को आनंदमय करने के लिए कृषि आधारित, धार्मिक आधारित उत्सव के समयानुसार दिवसों का चयन कर लिया गया और प्रेम पूर्वक भाईचारगी के साथ मनाया जाने लगा, जिसे हम लोग त्यौहार कहते हैं या त्यौहार कहा जाता है। अब प्रथा की तरफ प्रकाश डालते हैं। प्रथा, रमज़ान महीने के पूरे 1 माह उपवास के उपरांत अंतिम दिवस को चांद देखकर अगले माह के प्रथम दिवस को इस उपवास के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसको ईद कहते हैं। इसको ईद उल फित्र भी कहते हैं, ईद उल फित्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पुनः प्रसन्नता होता है। रमज़ान मास के पश्चात पुनः प्रसन्नता के रूप में आई हुई प्रसन्नता ईद उल फित्र कहलाती है। रमज़ान माह के बाद जो प्रसन्नता पुनः आ जाती है उसको ईद उल फित्र कहते हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे इसी का। अगला पॉइंट है विशेषता। विशेषता में दिया गया है, ईद के प्रातः सभी स्नान करके नए नए वस्त्र धारण करते हैं, सुगंधित द्रव या ठोस पदार्थों का उपयोग करके कुछ मृदुल पदार्थ का सेवन करते हैं और उसके बाद दान दक्षिणा देते हुए ईदगाह चले जाते हैं। ईश्वर की वंदना सामूहिक रूप से करते हैं तथा प्रवचन श्रवण करने के उपरांत एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण गले मिलते और बधाई देते हैं। तत्पश्चात एक दूसरे के घर जाकर सेवइयाँ खाते हैं और खिलाते हैं। बच्चे बड़े से
बड़ों से परवी लेकर मेला घूमते, कुछ खाते खरीदते हैं। पूरा दिन उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब उस उपसंहार के बारे में गौर करेंगे। ईद वास्तविक रूप से प्रसन्नता का पर्व है। इसमें निर्धनों की सहायता किया जाए ताकि वे भी नए वस्त्र पहनकर आपके साथ उत्सव का आनंद लें। जब सभी एक समान होकर उत्सव मनाएंगे तो पर्व का वास्तविक मर्म का दृश्य पटल होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। 5 नंबर का, या लिखा है भ्रष्टाचार विषय पर केंद्रित 2 मित्रों में संवाद लिखें। तो पत्र लिखना और आवेदन पत्र लिखना बहुत बता चुके हैं। एक संवाद को मैं यहाँ बताने के प्रयास करूँगा। वैसे पत्र लिखने के लिए मैं बता चुका हूँ। अगर आपको वही आसान हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन नेसेसरी है कि एक पत्र लिखने के लिए, एक आवेदन लिखने के लिए और एक संवाद लिखने के लिए अवश्य आएगा। तो हमने भ्रष्टाचार विषय पर केंद्रित 2 मित्रों का संवाद लिखा है। गौर करेंगे, भ्रष्टाचार विषय पर केंद्रित 2 मित्रों का संवाद। संदेश। नमस्ते मित्र, कैसे हो? संजीत। अरे क्या बताएं मित्र, आजकल ईमानदारी का ज़माना नहीं है। संदेश। क्यों, क्या हुआ? संजीत। तुम तो जानते ही हो कि मैं मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास किया हूँ। संदेश। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है। प्रथम श्रेणी में वो भी 400 प्लस लाए हो। संजीत। इतने अच्छे अंक आने के बाद भी मेरा नामांकन नहीं हो रहा है, जबकि बिट्टू द्वितीय श्रेणी से पास किया है, उसका नामांकन हो गया। संदेश। क्यों, ऐसे कैसे? संजीत। बिट्टू के पापा सिपाही हैं ना, किसी बड़े ऑफिसर से सिफारिश कर दिए, उसका एडमिशन हो गया। संदेश। ये तो भ्रष्टाचार है। संजीत। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी का ज़माना नहीं है। मैं अधिक अंक लाकर भी भटक रहा हूँ और कोई कम अंक लाकर भी नामांकित हो गया है। तो ये एक संवाद की बात मैंने लिखी है। तो संवाद भी लिख सकते हैं, या संवाद अगर मुश्किल है तो आवेदन और पत्र भी मैं इसी चैनल पे दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 या 30 शब्दों में दें। प्रत्येक 2 अंक के होंगे, यानी कि 5 प्रश्नों का उत्तर देना है तो पता ये चला कि 10 को प्रश्न देंगे। पेपर में 10 प्रश्न देंगे। जितना भी हमको आंसर देना है उसका समझिए कि दुगना प्रश्न दिया जाएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव हमको 100 देना है तो 50 देना है तो 100 क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। ईद के दिन आमिना क्यों उदास थी? उत्तर। आज ईद का दिन है, परंतु आमिना के घर एक दाना भी नहीं है। इस अंधकारमय स्थिति के कारण अभागिन आमिना उदास थी। दूसरा प्रश्न। कर्मवीर की क्या पहचान है? उत्तर। कर्मवीर अपने कर्म के वीर होते हैं। वे साहसी, परिश्रमी, विघ्न बाधाओं से नहीं घबराने वाले होते हैं। संकटों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य और कर्तव्य को पूरा करते हैं। ध्यान रखेंगे, जो भी प्रारूप मैं बता रहा हूँ इसमें से 99% मेरा दिल कह रहा है कि लड़ेगा, इसलिए आप लोग जितना भी प्रश्न बता रहे हैं उसको केयरफुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न। सिरचन, चिक, शीतल पाटी आदि लेकर स्टेशन पर मानू को देने क्यों जाता है? उत्तर। मानू दीदी के ससुराल वालों ने विदाई में 3 जोड़ी फैशनेबल चिक, शीतल पाटी आदि लेकर आने को कहा था। लेखक की माँ सिरचन से वह सामान बनवा रही थी कि मझली भाभी की बातें सिरचन को बुरी लगीं और वह अधूरा काम छोड़कर भाग गया।
सिचन एक सामाजिक और संवेदनशील कारीगर था, इसलिए वह इन सामानों को लेकर स्टेशन पहुंच गया। अगला क्वेश्चन, पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर, पीपल का पेड़ वातानुकूल होता है। इसके उपयोग ऋतु दुष्प्रभाव से संरक्षित रखता है। इसके नीचे शीतलता, उष्ण, शांति, विश्रामाभास, तृप्ति का आभास होता है। जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव सबके लिए सदुपयोगी होता है। अगला, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? उत्तर, लक्ष्मीबाई बचपन में बरछी, ढाल, तलवार, कटार आदि हथियारों से खेला करती थी। सैन्य शिक्षा, नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग तोड़ना, घोड़ों पर चढ़ना, घातक हथियारों का उपयोग करना बचपन का ही इनका खेल था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। उत्तर की सीमा, शब्द सीमा 100 है। 5 नंबर का है। कविता में से या कहानी में से कुछ भाव दिए जाएंगे, उसको लिखना पड़ता है। जैसे भाव स्पष्ट करें। जो रहीम दिनहि लखे, दिन बंधु सम होय। उत्तर, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक काल के अत्यधिक प्रतिष्ठित कवि हैं। महाप्राण निराला गरीबों एवं बेसहारों के सच्चे साथी थे। उनमें परमात्मा की तरह दीनबंधुता थी। वे जीवन पर्यंत दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे। यही कारण है कि निराला को दीनबंधु कहा जाता है। निराला याचकों के लिए कल्पतरु थे। इनके अपनी आवश्यकता की तनिक भी चिंता न थी, लेकिन दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहा करते थे, कोशिश करते थे, प्रयास करते थे। इसके लिए अधीर रहते थे, अधीर हो उठते थे। महाकवि निराला का अधिकांश अवकाश काल दीनों की दुनिया में ही बीतता था। फुटपाथों के भिखारियों के अतिरिक्त बहुतरे निराश्रित दीन कुली कबाड़ी भी रात में पड़े रहते थे। इसलिए बीड़ी, मूढ़ी, भूंजा, चना, मूंगफली आदि खरीदकर वितरण करते रहते थे। इसीलिए इसी व्यक्तित्व के कारण यह सटीक बैठती है कि जो रहीम दिनहि लखै, दिन बंधु सम होय। टोटल क्वेश्चन हो गया और इतने पेपर आएंगे और पेपर में इतनी तरह के ही प्रश्न किए जाएंगे। आप लोग भली भांति इस प्रारूप को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मैंने दिया है, जो मैंने लिखा है, हम उम्मीद रखते हैं कि 99% सेम भी आ सकता है। अगर सेम मिस भी कर जाए तो ये ध्यान रखेंगे कि जो प्रारूप जहाँ का प्रारूप मैंने बताया है उस तरह के प्रारूप क्वेश्चन आएंगे। इसलिए इसको अपने स्तर से मज़े से तैयारी करके रखेंगे।